वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वफाकी काबीना के बड़े से मजीद बड़े होने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में आज मजीद 7 मुअव्वनीन खुसूसी का इजाफा हो गया है, जिसके बाद अब काबीना के कुल अरकान की तादाद जो है वो 87 हो गई है। काबीना का हिस्सा बनने वाले 5 मुअव्वनीन खुसूसी का ओहदा वज़ीर मुमलकत के बराबर होगा। दूसरी तरफ आर्टिकल 92A के मुताबिक आईनी तौर पर लाजिम यह है कि जो काबीना की कुल तादाद पार्लियामेंट की कुल रुकनीत के 11% से ज़ायद ना हो। अब सवाल यह है कि क्या टीम बड़ी करने से हुकूमती कारकर्दगी बेहतर हो रही है? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ज़ुनैरा अज़हर साहब, मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ज़ुनैरा, आपकी जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में कितना काम बढ़ गया कि वज़ीर आज़म की टीम है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है? काम बढ़ गया है और अगर इतने ज़्यादा लोग हैं तो फिर काम तो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जितना काम है उतने लोग, ठीक है, मान लेते हैं। बट द थिंग इज़ कि प्रो बोनो तो कुछ भी नहीं होता ना, नथिंग इज़ फॉर फ्री। ये आपको सिर्फ मीडिया में सुनने को बातें मिलेंगी कि वो कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रहे, लेकिन हमारे मुल्क की जो साइकी है उसमें कोई मुफ्त काम कहाँ करता है? वॉलंटियरिज्म कहाँ नज़र आता है आपको? और वो भी काबीना में लोग वॉलंटियर आ रहे हों, मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। दूसरा, उसमें एक खातून ऐसी शामिल है जिनकी अभी मुलाकात हुई है मरियम नवाज़ से, और मुलाकात के फ़ौरन बाद उनको अहम ओहदा दिया गया है तंजीम साजी में भी, और साथ ही उनको कैबिनेट का भी हिस्सा बना दिया गया है। सो बेसिकली आपने जो PDM में जमातें इकट्ठी की हैं, आपने सबको शेयर देना है इसमें। अब अगर इस तरह आपने शेयर देने हैं तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। कोई एक असूल सेट कर लें अपने लिए, कुछ सोच लें कि इस वक्त मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। 12 जमातें चलें, सबको खुश करना है, उनमें से कुछ लोग विड्रॉ कर लें अपनी खुशी वक्ती तौर पे, क्योंकि लोगों को आटा नहीं मिल रहा। पेट्रोल आगे जो होने वाला है, पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं ऑलरेडी, वी ऑल नो दैट। अभी तक आपने कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं किया IMF के साथ। वो जो आपसे शर्तें रखने को कह रहे हैं उसमें वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपके ब्यूरोक्रेट्स अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। सो बेसिकली वी हैव सच अ बैड रेपुटेशन इंटरनेशनली, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और छोड़ दें इंटरनेशनल रेपुटेशन को भी, व्हेन इट कम्स टू योर ओन इकोनॉमी इतना बोझ डाल रहे हैं आप उस पर। दूसरी जानिब एहसास प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ दिस गवर्नमेंट कि इतनी एंटी पीपल क्यों है। हर वो काम कर रहे हैं जो लोगों के खिलाफ जाता है। कौन सा रिलीफ दिया इन्होंने अभी तक लोगों को? टर्की के लोगों की आपको बड़ी फिक्र है, होनी चाहिए, बरादर मुल्क है, ठीक है, तकलीफ़ में है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ क्या हो रहा है? जाके देखें चैरिटी होम्स में लोगों की लाइनें देखें। और जो आप मजाक उड़ाते थे कि आप लोगों को फ़िश पकड़ना सिखाएं और खाने ना दें, या आप लंगर खाने ना खोलें, जो प्राइवेट लंगर खाने खुले हुए हैं उन पे जाके ज़रा लोगों की तादाद देखें कितनी बढ़ गई है। सो जितना भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन बात यह कि इस मजम्मत का यहाँ पे असर किस पे होता है? सही। मुबशिर बुखारी साहब, चलें काबीना बढ़ गई, बढ़ा लें काबीना, आवाम पर बोझ भी डाल दें, लेकिन कारकर्दगी तो दिखाएं। कारकर्दगी के नाम पर आवाम को हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल वो प्रो बोनो वाला सीन तो होता नहीं है। अगर तनहा ना भी लें फिर भी मुल्क की ख़जाने पे बोझ होता है। उनकी मूवमेंट्स, उनके ट्रैवल्स और बाकी मामलात जो हैं वो यकीनन एक बोझ की सूरत में हमें ही पे करने पड़ेंगे। मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस वगैरह वाला ऐसे ही ढकोसला है, परफॉर्मेंस का सीन नहीं है। बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ है, और इससे मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि PMLN जो है कहीं ना कहीं शेकी है। आज के जो नाम चंद जो उसमें नज़र आ रहे हैं, उसमें आप देखिए राव अजमल साहब को उन्होंने किया। राव अजमल साहब शायद वो तारीख़ की वो हस्ती हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को हराया था ओकाड़ा से। उसी तरह ही आपको कैसर शेख नज़र आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़ा वसी तजर्बा है उनका, लेकिन वो बिज़नेसमैन है, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन उनकी असल स्ट्रेंथ है उनकी सीट जो वो कई दफ़े इंडिपेंडेंटली जीत चुके हैं। मेजॉरिटी जो है इसमें आपको अगर नज़र आए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ही ताल्लुक़ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और फ्यूचर में दाएं बाएं के लोगों को भी साथ ला सकते हैं, उनको अकोमोडेट किया गया। मेरी ज़ाती जो रीडिंग है वो इस तरह की है इस हवाले से, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं था। जैसे आप खुद अपने इंट्रो में कह चुकी हैं,
शाइस्ता के 91 हो गए और ऑलरेडी मैं बल्कि हमारे सारे दोस्त शायद पता हो या ना हो नई गाड़ियाँ FBR ख़रीद रहे हैं। इसी तरह ही बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो चलिए ऑपरेशन करना है, उसके लिए जस्टिफिकेशन नई व्हीकल्स की परचेज़ जारी है। हमारे ख़जाने पे इतना बर्डन है, वो कह रहे हैं जी कम करें, अखराजात कम करें, और उधर नई व्हीकल्स की परचेजेस भी हो रही हैं। इसी सारे जो इस वक्त क्याटिक इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें तो लगता है कि नर्वसनेस का शिकार है PDM की हुकूमत, और ये उसका वाज़ेह सबूत है कि आगे इलेक्शन आने हैं तो हम अपनी पोजीशन को इस तरीके से कंसोलिडेट करें। मुझे तो ये कंसोलिडेट करने की एक एफर्ट लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, और मफादात की जंग है, अपने अपने भले के लिए ये सारे एक्शंस किए जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी मूव होती है मतलब उसमें मैं इन्हें सिंगल आउट तो नहीं करूँगा। माजी में भी खान साहब ने वादा किया था, मतलब मैं ये रेफरेंस तो नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि हर एक का वतीरा यही रहा है, कोई डिफरेंटली किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं इस तादाद से आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी हमें एक जुलूस नज़र आया, और ये जुलूस जो PDM का है ये उससे भी बड़ा जुलूस है। तो अपने अपने मुफादात हैं, उन्हें भी एक कार्डियोलॉजिस्ट को ला के अच्छा काम किया उन्होंने, यकीनन यहाँ पे उन्हें कोई बंदा नहीं मिला तो उन्हें ला के एडवाइज़र लगा रहे हैं। अमेरिकन एडवाइज़र्स को 3 मैं गिनवा सकता हूँ आपको जो अमेरिकन है, भाईजान बेहतर बता देंगे उनके बारे में, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि मफादात की जंग ही होती है, पर्सनल इंटरेस्ट ही होते हैं, अवाम का कम लोग सोचते हैं। बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, बकौल हुकूमत इमरान खान ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब ये जो इतनी बड़ी काबीना वज़ीर आज़म साहब ने रख ली है, क्या ये तमाम मसाइल हल कर लेगी या फिर ये भी कहेगी कि नहीं जी हमसे तो हो नहीं पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता बहुत शुक्रिया। जिस तरह मेरे दोस्त मुबशर बुखारी ने कहा कि जुलूस से बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि PDM बड़े बड़े जलसे नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा चलो एक वज़रा का जलसा जो है ना वो हम करवा देते हैं। आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि 11% काबीना होनी चाहिए, ये तो 50% हो गया। एग्जैक्टली 174 के आधे जो है वो 87 होते हैं। तो आप ये देखें कि ये क्योंकि नून लीग के अंदर दरारें पड़ रही हैं। पहले आपने देखा कि शायद खाकान अब्बासी का जो सीट थी नून लीग का होता था उसको छोड़ा, फिर महताब अब्बासी का आया, और उसके बाद आप देखें कि ये जो कैसर शेख की बात कर रहे थे, कैसर शेख ने पिछले दिनों एक टॉक शो के अंदर बताया है कि मैं बहुत सख्त नाराज़ हूँ, और मैंने वज़ीर आज़म को मैसेज भी भेजा है कि अगर आप कहते हैं तो हम पार्टी छोड़ देते हैं। तो उनको खुश करने के लिए, यानी कि जो दरारें पड़ रही हैं उनको खुश करने के लिए फिर इलेक्शन में लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा, कोई असेंबली के सेशंस नहीं हो रहे, वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तो लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए PDM अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और शहबाज शरीफ साहब लाज़मी बात है इस वक्त वज़ीर आज़म है, वो अपनी काबीना को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन बात यह कि इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला शाइस्ता मईशत है। मईशत बहुत बैठती जा रही है, आपके पास पेट्रोल के रिजर्व्स कम होते चले जा रहे हैं, आप इन चीज़ों को छुपा नहीं सकते। आज मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया हूँ, उन्होंने कहा 2000 से ज़्यादा का नहीं डालेंगे। बात यह है कि ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक निजी एयरलाइन जो है हमारे UAE की तरफ से, उनके सरबराहान कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट है जो रुकी हुई है। तो आपको आने वाले दिनों में कुछ एयरलाइंस भी जो है अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में बंद कर सकती हैं। तो मईशत आप दुरुस्त नहीं कर रहे, आपको दौरे पे दौरा पड़ता है। अभी आप टर्की जाना चाह रहे थे, फिर कुछ लोगों ने आपको समझाया शायद कि आप इस वक्त ना जाएं क्योंकि इस वक्त मुल्क के अपने हालात ख़राब है, तो इनसे फैसले नहीं हो पा रहे। ये जो झूठ बोल के साजिश करके अदम एतमाद लेके आए थे कि मुल्क दिवालिया के करीब जा रहा था, अगर उन दिनों की आप रिपोर्ट्स निकालें और टॉक शोज निकालें तो शायद 5% दिवालिये का जिक्र होता था। लेकिन जब से PDM आई है यहाँ पे 95% दिवालिये का जिक्र हो रहा है, और टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि जब आप पेमेंट्स नहीं कर रहे, आप अपने डिप्लोमेटिक जो आपके है बाहर के मुल्कों में वहाँ पे पेमेंट्स नहीं जा रही, एयरलाइंस को पेमेंट नहीं कर रहे, तेल की पेमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो मईशत को संभालें, और ये जो फ़ौज ज़फ़रे मौज बनाते चले जा रहे हैं वज़रा की, खुदा के वास्ते इससे एहतजाज करें, क्योंकि आवाम इतनी परेशान है। बिल्कुल मुबशर ने सही कहा कि जिन ये लंगर खानों का मजाक उड़ाते थे, शाइस्ता आप गाड़ी लेके सुबह निकल जाएं, जितने प्राइवेट लोग अपने घरों के बाहर जिन्होंने सबील या पानी के टैंक लगाए या कुछ खाना वो बांटते हैं, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन है, और उसमें आपको सफ़ेद पोश लोग नज़र आएंगे। तो जब हालात इस तरफ जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते तमाम लोग मिलजुल के बैठे,
ये सियासतदान कुछ फैसला करें, क्योंकि आवाम तो इस वक्त वो फैसला कर रहे हैं ना, वो अपने लिए फैसला कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। के लिए करें ना, आवाम के वोट से आते हैं ना, तो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अपने अपने वज़रा की फौज आवाम के लिए। अभी IMF का मुआहदा होगा और फिर उसके बाद पेट्रोल मजीद महंगा होगा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपसे मैंने सवाल नहीं करना, आपसे मैं एक ट्वीट शेयर करना चाह रही हूँ और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये ट्वीट किसने किया होगा और ये ट्वीट करने वाले आज कहाँ पर होंगे। ये ट्वीट कुछ यूँ है कि कौम के गम में वजीर लगाते हैं ढिठाई के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। आपके ख्याल में किसने किया होगा ये ट्वीट और आज वो कहाँ है? मेरी वैसे PMLN से किसी ने किया होगा, क्योंकि आपके सवाल के अंदाज से ये लग रहा है कि ये किसी PMLN से किसी लीडर ने किया होगा। जब इमरान खान साहब, एहसन इकबाल साहब की ट्वीट है जब इमरान खान की काबीना 50 से तजावुज कर गई थी। हाँ, तो मैंने यही कहा ना कि जब इमरान खान साहब जहाज जितनी काबीना बना रहे होंगे, हालांकि उन्हें जरूरत भी नहीं थी उस वक्त उनकी, और अब डबल डेकर जहाज बन गया मुजम्मिल साहब, वो तब जहाज जितनी काबीना बना रहे होंगे तो तब ये कहा गया होगा। आज तो सियासी ज़रूरत समझ भी आती है कि एक कमज़ोर हुकूमत है, इलेक्शन का साल है और मुजम्मिल साहब हुकूमत को कंधों पे नहीं उठाना। इतनी कमज़ोर मईशत के मतलब वज़रा की मतलब इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ा दें, मावन खुसूसियों की तादाद इतनी बढ़ा दें। देखिए मैं कोई वज़रा कहाँ 52 और कहाँ 85, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी। देखें, मैं इतनी बड़ी कैबिनेट को ना इमरान खान की को डिफेंड करता था, ना इनकी डिफेंड करता हूँ, ना मैं परवेज़ इलाही की बड़ी काबीना को डिफेंड करता था। मेरे ख्याल में मुल्क को चलाने के लिए इतनी बड़ी काबीना की ज़रूरत नहीं है। और यकीनन जो 11% की बात है उस पर लेटर एंड स्पिरिट पे हमल होना चाहिए, बल्कि उसको भी कम करके को 5% पे ले आना चाहिए। ये जो वज़रा की जो फ़ौज ज़फ़र मौज है और ये इलेक्टेड लोगों का वज़ीर बनना, तो मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। अगर आप मेरी, इनका काम पार्लियामेंट में बैठना है, ये पार्लियामेंट में कानून साजी करें और जो हुकूमत बने वो बेस्ट लोगों को लेकर आए जो आगे लाकर हुकूमत चलाएं। ये कौमी असम्बली की या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ को चलाएं, पार्लियामेंट को चलाएं, जो इनका असल काम है। मैं समझता हूँ जब ये वज़ीर बन जाते हैं तो ये जमहूरियत की कोई ख़ास खिदमत नहीं होती, आप इनको जब वज़ीर बना लेते हैं। मेरा ज़ाती व्यू अगर आप लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मसाइल में एक बड़ी वजह ये भी है कि हम इलेक्टेड लोगों के लिए जो वज़ीर बनने का रास्ता खोलते हैं उससे एक मंडी लग जाती है। और ये मंडी आज नहीं है, ये 70 साल से ये मंडी लगी हुई है पाकिस्तान में। ये 70 के करीब परवेज़ इलाही की भी कैबिनेट थी, वो भी रोज़ मावने खसूसी लगा रहे थे क्योंकि उनकी भी 1 या 2 वोटों पर हुकूमत खड़ी थी। तो इसलिए जब हुकूमत 1, 2, 4 वोटों पे खड़ी हो तो फिर वो मजबूर होती है, 1, 2 लोगों की नाराज़गी भी कबूल नहीं कर सकती और उसको खड़े रहने के लिए जो ज़रा सा नाराज़ होता है उसको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देना पड़ जाता है। ये मजबूरियां हमने बड़ी मुश्किल पुरानी देखी हैं, हमने देखा। क्यों है ये मजबूरियां मुजम्मिल साहब? सवाल भी तो यही है ना कि क्यों है मजबूरियां? क्या हुकूमत इतनी बेबस हो गई कि लोगों को खुश करने के लिए, अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए सबको जो है ये बंदर बांट जारी है? होती है हर हुकूमत इतनी बेबस होती है कि वो 10 लोगों को वजीर आला दे देती है, 4 लोगों पे वजारत दे देती है। पार्लिमानी निज़ाम में हर हुकूमत इतनी बेबस होती है, पहली हुकूमत नहीं है जो बेबस है, हर हुकूमत इतनी बेबस होती है। यहाँ 178 वाला 10 लोगों को वज़ीर आला बना देता है सीटों पर क्योंकि बेबस होता है उसके आगे। तो ये पार्लिमानी निज़ाम का एक आप समझें एंगल ज़रूर है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्टेड लोगों के वज़ीर बनने पर कम पाबंदी होनी चाहिए, शराब 5% से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी हमें ठीक है। मुबशिर बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नसीम सिद्दीकी साहब आपका कमेंट भी ऐड करती हूं। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पार्लिमानी निज़ाम की नहीं, पाकिस्तानी पार्लिमानी निज़ाम जो हाइब्रिड निज़ाम है ये उसकी देन है। 93 में यही हुआ था, मतलब पीपल्स पार्टी एक ख्वाब देख रही थी हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन वो चीफ मिनिस्टरशिप मियां मंजूर अहमद वट्टू जो जुनेजो साहब के साथ 16 सीटें या 15 सीटों के साथ थे जुनेजो लीग की तरफ से, वो बन गए। जब मंजूर वट्टू साहब को हटाया गया तो हामिद नासिर चट्टा जो सरबराह थे उन्होंने मुजम्मिल सोहरवर्दी के बड़े अजीज़ दोस्त थे सरदार आरिफ नकई साहब, उनका नाम दे दिया और उन्हें बेनज़ीर ने बनवाया। वो रात को सोए पड़े थे, कहीं उन्हें जगा के बताया कि जनाब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये पाकिस्तानी पार्लिमानी निज़ाम में होता है। दुनिया भर में जहाँ पे
जुडिशियल इंटरवेंशंस कम होती हैं या दूसरी इंटरवेंशंस कम होती हैं, वहाँ पे इस तरह नहीं होता। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब। अच्छा मुबशर बुखारी साहब, आपने तो पोल खोल दिया। अपना सरवर्दी साहब जो है वो आरिफ नकई के भी दोस्त है, यानी कि ये इतने पुराने हैं माशाल्लाह, इनका बड़ा तजुर्बा है। बात जो हो रही थी, इन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान का, आप देखें शाइस्ता कि जब यूके में होते हैं इलेक्शंस, वहाँ पे जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती, भले उसके 4 वोट ज़्यादा हों, उस वक्त मलका थी। अब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो जो बादशाह है, किंग है, वो उनको बुला लेता है कि आएँ और आके आप हुकूमत बनाएं। आपने देखा कि ब्रेग्जिट के बाद से 4 दफ़ा नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं, लेकिन कभी भी लेबर पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें और इस तरह लोगों को अपने साथ मिला लें। बात यह है कि अभी भी आप देखें कि कौमी असम्बली में अपोजिशन मौजूद नहीं है। अपोजिशन के मौजूद ना होने के बाद उस कौमी असम्बली की क्या वक़्त रह जाती है? आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिस तरह अपना सरवर्दी साहब ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है सारी, और बिल्कुल सही कहा कि जब भी आपकी हंग पार्लियामेंट होती है तो इस किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है। और मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, इसी तरह हंग पार्लियामेंट आती रहेगी और ये मसाइल रहेंगे। और अभी भी चाहिए कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात करवाए जाए, ताकि जो भी आता है वो अपनी हुकूमत बनाए और उसके अंदर एक सर्टेनिटी हो, ताकि जो हमारे लोन देने वाले बाहर के भी इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनको भी श्योरिटी हो कि ये हुकूमत कम से कम 5 साल चलेगी। ठीक है मुजम्मिल साहब, जुनैरा का कमेंट ऐड कर लूं, फिर आपके जाने बात हूं। जुनैरा क्या कहेंगी? आज मुजम्मिल साहब और बाकी सब एक ही पेज पर हैं। देखिए अच्छी बात है, एक पेज पे है, बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ मौजूद है, सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल ना हो, आपकी इंटेंट ही ना हो टू डिलीवर, लोगों की खिदमत करना, कोई मुल्क की खिदमत करना। यहाँ तो लोग अमीर होने के लिए आते हैं ना हुकूमतों में, ये तो बारियाँ लगाते हैं, इसीलिए अलायंसेस बनते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। तो असल ख़राबी तो हमारी जो मेंटालिटी है उसमें है। जो पॉलिटिकल एलीट है हमारी, जितने भी लोग हैं, ये स्क्रैच ईच अदर्स बैक, एक दूसरे को खुश रखते हैं ये। और यकीन करें जब ये ऑपोजिशन में होते हैं ये तब भी बहुत सुकून में होते हैं, तब भी इनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं आपस में, तब भी आपस में शादियां हो रही होती हैं। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह कंप्लेसेंट है एक दूसरे के साथ, वी ऑल नो दैट स्टोरी। तो अब हम क्या करें, हम अपनी एलीट को कैसे चेंज करें? दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन। सिर्फ एक तरीका है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कम अज़ कम कोई इनको पूछने वाला होना चाहिए, जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए, इन्हें बुलाना चाहिए। जब तक ये चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे यही सर्कस रिपीट होता रहेगा। ठीक है, मुजम्मिल साहब ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ क्विकली ऐड कर दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। वो नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि हंग पार्लियामेंट की वजह से ऐसा होता है। 2002 हंग पार्लियामेंट, 2008 हंग पार्लियामेंट, 2018 हंग पार्लियामेंट। तो पाकिस्तान में तो जब भी इंतखाबात हुए हैं हंग पार्लियामेंट आई है। अभी भी कोई क्या नतीजा है कि अगली पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप इसको हंग पार्लियामेंट, तो फिर आप ये कानून बना देंगे जब तक कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना ले, आप इंतखाबात कराते जाएं कराते जाएं कराते जाएं, क्योंकि आप इसको हंग पार्लियामेंट को इसकी वजह समझते हैं। तो आप जब तक किसी के पास मेजॉरिटी ना हो, और जो बात इन्होंने लंदन की है, बरतानिया की, वहाँ उस पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है उसके पास, वो बहुत ज़्यादा सीटों से जीते थे, उनकी सीटें ज़्यादा हैं, लिहाजा वो अपना वज़ीर आज़म बदल सकते हैं। जैसे कि सीटें ज़्यादा थी तो नवाज शरीफ के बाद शाहिद का खान आ गया, यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद राजा परवेज़ अशरफ आ गया, लेकिन PTI के पास चूंकि मेजॉरिटी खो गए थे वो, लिहाजा वो अपना वज़ीर आज़म रिप्लेस नहीं कर पाते। लिहाजा वो अपना वज़ीर आज़म रिप्लेस नहीं कर सकते थे। खेल नंबर्स का आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, क्या टीम बड़ी करने से हुकूमती कारकर्दगी बेहतर हो रही है? 33% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, शायद टीम बड़ी करने से हुकूमती कारकर्दगी बेहतर हो रही है, लेकिन 67% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि काबीना बड़ी करने से हुकूमती कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मुबैना किल्लत देखने में आ रही है और बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा समेत कई शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जो खुले हैं वो गाड़ी वालों को 500 रुपए जबकि मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए कुछ करती नजर आ रही है? मुबशिर बुखारी साहब, अब से कुछ देर कबल भी मुसद्दिक मलिक साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे टेलीविजन पर बैठकर। हुकूमत ये कह रही है कि 20 दिन का पेट्रोल भी है, 25 दिन का डीजल भी है। जब कमी नहीं है तो पेट्रोल फिर कहाँ है? शहरियों को क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, ये एक तो सिचुएशन जो है ना सिटी टू सिटी वेरी कर रही है। मतलब अगर आप ये सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सरगोधा मियाँ वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद में फ्यूल स्टेशंस क्लोज मिलेंगे और जो ऑपरेटिव हैं वो आपको ये कर रहे हैं 200 और 500 का पेट्रोल। कल मेरे एक भाई ने वजीराबाद से पेट्रोल डलवाया तो उन्होंने कहा जी 1000 से ज़्यादा का नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा जी मैंने लाहौर जाना है तो मिन्नत तरला करके 1500 का पेट्रोल मिला। लाहौर में सिचुएशन ये है कि लाहौर में सारे फ्यूल स्टेशंस ओपन हैं लेकिन वहाँ पे भी ये कंट्रोल्ड सप्लाई है और वहाँ पे मोटर बाइक के लिए 400 रुपये का और कार के लिए 4000 रुपये तक की है। अच्छा, इसका बुनियादी तौर पे आज जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक सप्लायर्स के एक मोल से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जनाब सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनीज़ ने अपनी सप्लाई रोकी हुई है। मैंने पूछा रोकने की वजह क्या है? उन्होंने कहा जी वो जो एप्रीहेंड कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में फ्यूल प्राइस ऊपर जाएगी। अगरचे मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि 15 फ़रवरी तक नहीं जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें फ्यूल स्टेशंस वाले भी, फिर सप्लायर्स भी, फिर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वाले भी, जो जिनका वो बिज़नेस है, उनमें से जो लोग चाहते हैं कि जनाब अगर इस तरह है तो कोई इशू नहीं है, हम 8-10 दिन रोक लें और उसके बाद निकालें। तो ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन इस दफ़े मुझे नहीं समझ आ रही ये फ्यूल स्टेशंस की कि इतना एप्रीहेंसिव क्यों हो रहे हैं, जबकि एक तरफ से आपको आ भी गई क्लैरिफिकेशन कि 15 फ़रवरी तक तो कम से कम बढ़ने का नहीं है, ना ही शॉर्टेज होने की बात 20 दिन तक है। 20 दिन तक और सप्लाई आपको आ जाएगी, वो शॉर्टेज का तो बिल्कुल आप रूल आउट कर दीजिए। तो ये मेरा ख्याल है कि वही हम चूँकि एक बड़ी अजीम कौम है, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हम मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहते हैं और उस वक्त हमारा जो एथिक्स हैं और ईमान है और दीन है वो सारा कुछ हम साइड पे कर देते हैं और हमारे सामने सिर्फ मुनाफा नज़र आ रहा होता है और वो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आटे का मामला हो, बिजली का ब्रेकडाउन हो या फिर पेट्रोल का मामला, हुकूमत हमें कुछ खास जिम्मेदारी लेती दिखाई नहीं देती है, क्यों? अच्छा, मैं ना ये तीसरी दफ़ा देख रहा हूँ पिछले 5-6 सालों में ये पेट्रोल का ये बहरान। ये नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी एक बहरान आया था जब पेट्रोल नहीं मिल रहा था और वो कह रहे थे मुल्क में पेट्रोल है। शाहक डार फाइनेंस मिनिस्टर थे, शाहिद खाकान उस वक़्त पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे और उस वक़्त बहुत बड़ा बहरान आया था और बहुत शोर मचा था कि मुल्क में पेट्रोल है और पेट्रोल नहीं मिल रहा और तब प्राइस। फिर ये एक बहरान इमरान खान साहब के दौर में भी आ गया था कि पेट्रोल मुल्क में मौजूद था लेकिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था। यही क्यास था कि जी कीमत बढ़नी है और फिर कीमत जल्दी बढ़ा दी गई थी क्योंकि बहरहाल लोग पेट्रोल बाहर नहीं लेके आ रहे थे, जिसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में एक इंक्वायरी भी हुई। कुछ कंपनियों को उस वक़्त जुर्माने भी किए गए कि उन्होंने होल्डिंग की। ये हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम का माफिया है ना, ये बड़ा अजीब माफिया है। अब इस वक्त भी मुल्क में अगर 20-25 दिन का पेट्रोल मौजूद है तो उनका कोशिश होगी कि ये सारा पेट्रोल जो है ना 15 के बाद बेचा जाए ताकि महंगे रेट पे 30 रुपये लीटर महंगा हो जाना है। एक अमूमी आवाज़ है कि 25 रुपये या 30 रुपये लीटर पेट्रोल ने महंगा होना है, लिहाजा हम महंगा बेचेंगे। चूँकि IMF की वजह से सब प्रीएम्प्ट कर गए हैं और रेट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है कि आप पेट्रोल पंप्स वालों को कुछ कह नहीं सके। आज कहा तो गया है कि हम पेट्रोल पंप वालों के लाइसेंस मनसूख कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पेट्रोल पंप वालों के पास भी पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल तो पीछे जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं, जो आगे सप्लाई करती हैं, उन्होंने होल्ड किया है ताकि हम महंगा पेट्रोल पंप्स को दें और वो बेचें। पेट्रोल पंप वाले के पास तो बहुत छोटा सा रेजरवायर होता है जिसमें वो पेट्रोल जो है वो रख सकता है। कोई पेट्रोल पंप वाला एक के पास इतना बड़ा रेजरवायर नहीं होता कि वो कोई 1 महीने का पेट्रोल, उसको तो वीकली सप्लाई आ रही होती है, वीक में 2 दफ़ा सप्लाई आ रही होती है। ये वो कंपनी जो 1-1 माह का 20-20 दिन का पेट्रोल ला के होल्ड करती हैं, ये उन्होंने होल्ड किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये IMF के माफिया, IMF की टॉक्स की वजह से उनका ख्याल है कि शायद 9 तक
बढ़ानी पड़ जाए, IMF मुआहदा नहीं करेगा जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक नेशनल कैरेक्टर है, हमें हर चीज़ में ये नज़र आता है। और हर दफ़ा मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं, तीनों दफ़ा रिट ऑफ द गवर्नमेंट मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आई है। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये मेरे अपने सामने माजी करीब में तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, मान लिया कि मुल्क में पेट्रोल के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, और अगर जो ये कमी दिखने में आ रही है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हो रही है, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या आवाम करेंगे? देखिए शाइस्ता, जिस तरह आपने सवाल में कहा था ना कि एक जगह मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपये से ज़्यादा और गाड़ी वालों को 500 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, तो मुझे याद आ गया कि वो पोलियो के ड्रॉप्स नहीं जिस तरह बच्चों के मुंह में डाले जाते, इसी तरह वो ड्रॉपर लेके खड़े, क्योंकि 200 में से तो 1 लीटर भी पेट्रोल अब नहीं आता। और इसका जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत की तवज्जो है। शेख रशीद को गिरफ्तार कर लो, आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लो, फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लो, वो गिरफ्तारियों में लगे हुए। एक तरफ दहशत गर्दी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी तरफ आवाम जो है आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल की इतनी किल्लत हो रही है। और वो जो अपने पेट्रोलियम के वजीर हैं वो आके बता रहे हैं कि नहीं जी किल्लत कोई नहीं है। भाई आप सड़कों पे जाके देखो क्या हालात हो रहे हैं। आपने इसके अलावा उन्होंने ये भी किया है कि वो आए हैं और उन्होंने दरखास्त की है ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। ये अंदाज़ा लगाएं कि आपने दरख्वास्त करनी है, आप वज़रा की फ़ौज बढ़ाते जा रहे हैं, कोई तो काम करें, आप बाहर निकलें, आप जाके उनको पकड़े, जिनको पकड़ना चाहिए उनको आप नहीं पकड़े। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ दंदनाते फिर रहे हैं, और आप अपने सियासी इंतकाम के पीछे इस वक्त पड़े हुए। खुदा के वास्ते ये छोड़े, तमाम ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। आवाम इस वक्त बहुत सख्त परेशानी के अंदर है, उनको रोटी नहीं मिल रही, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो किस तरह अपने बच्चों को पालेंगे, किस तरह अपनी रोज़मर्रा की आमदोरफ्त को जारी रखेंगे। कारोबार तबाह होते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आवाम बेरोज़गारी की तरफ जा रही है, और आप जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। हुकूमत को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो पेट्रोल कंपनीज हैं, जिस तरह मुबशर ने कहा कि जो एक सरकारी है जिनका तासुर आता है कि वो सरकारी पेट्रोल पंप से वहाँ से तो पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट अगर नहीं दे रहे तो आप उनके ऊपर सख्ती करें, उनके आप लाइसेंस कैंसिल करें, आप टीमें बनाएं। आपके इदारे कहाँ गए? फिर वो ज़लज़ला आता है तो फ़ौज को बुलाते हैं, सैलाब आता है तो फ़ौज को बुलाते हैं, फिर बुरा भला भी उन्हीं को कहा जाता है। तो जो इदारे सियासी दौर में बनने चाहिए, जमहूरी दौर में बनने चाहिए, वो इदारे क्या कर रहे हैं? तमाम इदारों को सिर्फ एक काम पे लगाए हुए है कि ऑडियो लीक कर दो, वीडियो लीक कर दो, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, इसके मुंह पे कपड़ा डाल के इसको पेश कर दो। जब जहन में ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी तो वहाँ आवाम को तो फिर सहूलियात नहीं दी जा सकती। अच्छा ज़ुनैरा, जैसा कि बताया भी ये जा रहा है कि शहर टू शहर जो है वो वेरी कर रही है पेट्रोल की जो किल्लत है, इस मुबैना किल्लत के बाद कहीं पर हुकूमती रिट नज़र आ रही है? असल प्रॉब्लम ही रेट ऑफ द गवर्नमेंट का है। दिस इज़ सिंपली प्लेन एंड सिंपल बैड गवर्नेंस, ये और कुछ भी नहीं है। किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ की, किसी सप्लायर की ये जुर्रत कैसे है कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करे? ये कैसे हो रहा है? मैं तो पहले इन द फर्स्ट प्लेस मैं ये चीज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये इतनी हेल्पलेस गवर्नमेंट है कि कभी कहती है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि जी हम क्या करें, आपकी जो करेंसी है डॉलर जो है वो स्मगल भी हो रहा है, और हाँ जी लोग दबा के भी बैठे हुए हैं, और फिर साथ साथ वज़ीर दिफा वो शेयर करते हैं वीडियो जिसमें जो गंदम है, आटा है, वो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और पूछ रहे हैं ये कहाँ जा रहा है। जहाँ वज़रा की ये हालत हो, इतनी सी भी उनमें मॉरल ऑब्लिगेशन हो, कोई एथिकल सेंस हो, तो रिज़ाइन करें और घर जाएं। और अगर अपनी पॉलिटिक्स को भी कंटिन्यू करना है तब भी रिज़ाइन करें और घर जाएं, और जाके लोगों को कहें कि हमारे बस की बात नहीं है, हम दोबारा कंटेस्ट करेंगे और आपकी विल से दोबारा आएंगे। लेकिन हालत ये है कि सब जो आता है वो इक़्तिदार से चिपक के बैठ जाता है, लोगों की तो परवाह होती नहीं है किसी को। एंड बिलीव यू मी, इन्हीं लोगों के पेट्रोल पंप्स हैं, इन्हीं लोगों के बिजनेसेस हैं, इन्होंने ही होर्डिंग की हुई है, कोई बाहर से कोई लोग नहीं आए हुए। सो ये कंप्लेसेंट है पूरा सिस्टम, और एंड में ये कह देते हैं ये हर दौर में होता रहा है। तो हर दौर में यही लोग थे, और कौन से लोग थे? कोई बाहर से आया हुआ था? हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी ये सब करने के लिए। सो बेसिकली इट इज़ बैड गवर्नेंस। हुकूमत की रिट कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, फोकस किस पे है? वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। इतना बुरा सलूक तो मैंने आज तक नहीं देखा, और पीपल आर गिविंग अप। जो सबसे बड़ी बात है ना, अब लोगों ने दिल छोड़ दिया है। वो ब्रेन ड्रेन होता था, हम उस पर बात करते थे, अब लोग विलिंगली अपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। जो जा सकते
सकता है वो यहाँ से जा रहा है। तो पता नहीं कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस सूरत हाल को, लेकिन बहाने कोई नहीं है। दिस इज़ प्लेन एंड सिंपल कि गवर्नमेंट की रिट भी कोई नहीं है, दिस इज़ बैड गवर्नेंस, और उनका फोकस भी नहीं है कि डिलीवर करना है। सही। नसीम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जिस तरह जुनैरा ने कहा कि वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया कि गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है, एक रिट की बात की जुनैरा ने, फिर उसने कहा कि बैड गवर्नेंस है। आप उनकी ये समझ देखें कि पास्को के थ्रू वर्ल्ड बैंक जो है वो गंदम ख़रीदता है और वो गंदम या वो आटा जो है अफ़गानिस्तान को सप्लाई किया जाता है, तो वो एक लीगल तरीके से आटा वहाँ पे जा रहा था। लेकिन बात ये आ जाती कि आपको नॉलेज ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, सिर्फ आप ट्विटर पे बैठे हैं, आप बयान दाग देते हैं, ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और ये आवाम की डर से इस वक्त आवाम के बीच में भी नहीं जा रहे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के जलसे हुए या कन्वेंशन हुई, उसमें किस तरह आवाम ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं जाहिर की, क्योंकि आवाम इस वक्त महंगाई से मरी हुई है। आपको बाहर निकलना चाहिए। आप 13 जमातें, आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें पीटीआई या जमात इस्लामी शामिल होगी ना, उनसे आपकी वैसे नहीं बन रही। 13 जमातें तो ऑलरेडी हुकूमत में बैठी हुई हैं, तो आप आपस में बैठ के फैसला कर लें कि आपने आवाम को किस तरह बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आवाम बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है और उनकी चीखें भी निकलना ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जब गला बंद हो जाए बिल्कुल तो फिर चीखें भी बंद हो जाती है। तो खुदा के वास्ते बाहर निकले और आवाम में जाके देखें कि आवाम को क्या प्रॉब्लम है। सही। बुखारी साहब, वैसे हुकूमत आपको फोकस्ड नजर आ रही है कि वो मसाइल को हल करे? बुनियादी तौर पे जो मैग्नीट्यूड है ना इकोनॉमिक इश्यूज का, प्रॉब्लम्स का, वो इतना बड़ा है कि उन्हें पहले तो समझने में ये देर लगी कि ये हुआ क्या है, और यकीनी तौर पे आपके सामने थे सूरत हाल। अब वो फिर माजी की बात हो जाएगी, फिर हम मलबा, चूँकि मैं तो हमेशा इस नज़रिए का कायल रहा हूँ जो हुकूमत में है वही रिस्पॉन्सिबल है, माजी की बात माजी में रह गई, तो इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि एक तो इनका एडवेंचरिज्म नाकाम हुआ बुरे तरीके से, चूँकि हालात इनकी तवक्को से ज़्यादा ख़राब थे। दूसरा, आपके ही प्रोग्राम में जब कोई 2 माह पहले, 2.5 माह पहले डॉलर की उड़ान के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी पॉइंट आउट मैंने किया था, जी आपको जितना डॉलर चाहिए आपको यूनिवर्सिटी रोड पेशावर से मिल जाएगा, तो ये जो $1.5 अरब, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कल जो आई है उसके बाद जनाब फौरी तौर पे इन्होंने राब्ते किए हैं, जनाब उधर तालिबान गवर्नमेंट से कहा कि जनाब ये रोकें। मतलब आपकी हेल्पलेसनेस का ये आलम है। हालांकि यहाँ पे मुझे पता है और ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आई नो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस सुराग लगाने के लिए लगाया गया था। बड़े बंदे भी गिरफ्तार किए, उन्होंने कस्टडी में लिए जो स्मगलिंग में मुलव्वस थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बेसूद रही सारी एफर्ट्स। सो मसला वही है कि मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम का इतना वाइड है कि ये उसको ना फोकस्ड है, मुझे अब यही लगता है, और ना ही इस वक्त काउंटर करने की पोजीशन में, क्योंकि काउंटर करने की पोजीशन में प्लान्स होते हैं, प्लान्स के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज की कमी है। इनके पास इस वक्त बेस्ट प्लान भी हो तो शायद वो उस तरह का इफेक्टिव नहीं होगा। सही। मुजम्मिल साहब, तो फिर क्या हम ये मान लें कि हुकूमत जो है वो इस वक्त हेल्पलेस है? मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हुकूमत हेल्पलेस है। एक बुरे फेज से ज़रूर गुजर रही है, क्योंकि IMF की नेगोशिएशंस बहुत टफ हैं। एक तो आसान रास्ता है कि जो वो कह रहे हैं वो फ़ौरन मान लें, एक दिन में बात ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि हम पिछले दौर में देखते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनाया गया ना जब आपने IMF का स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया, लाकर आपने अपना स्टेट बैंक की IMF को दे दिया, उनके नॉमिनी को गवर्नर लगा दिया यहाँ लाकर। तो उसके बाद आपके स्टेट बैंक का यही हाल होना था जब 4 साल आपका मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी रहा, जब उनका गवर्नर आके बैठा हुआ था IMF का स्टेट। कहाँ है वो रजा बाकर? आज बताएं ना। सारी तबाही करके वो रजा बाकर वापस IMF में जाके, वर्ल्ड बैंक में जाके नौकरी करने लग गया। उसका क्या ताल्लुक था पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बन गई जब आपने अपना स्टेट बैंक की पकड़ के IMF को दे दिया था। तो ये एक दिन में तो ये तबाही नहीं हुई है। सरेंडर नोट तो उस वक्त लिखा गया जब आपने IMF की तैनातियाँ यहाँ करने लग गई, और आज डिस्प्लेयर भी यही है कि आपने IMF के लोगों को हटाया है, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी से कब्जा वापस लेने की कोशिश की है।
तो उन्होंने आपके गले पे नाखून रख दिया है कि आपने हमारे लोगों को हटा दिया है। हमने इतनी मुश्किल से यहाँ स्टेट बैंक पे कब्जा किया था, अपने लोगों को यहाँ फिनांस मिनिस्टर लगाया था, हम तो पूरी तरह इस सिस्टम पे आकर बैठ गए थे। ये कौन सी हुकूमत आ गई है जिसने इन लोगों को सबको वापस भेज दिया है और ये फिर बात कर रही है? इतना अच्छा तो था, यानी जो किया है ये पिछली हुकूमत ने किया है, सरेंडर भी था इकोनॉमिक सारा। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ है कि ये इकोनॉमिक सरेंडर एक दिन में तो नहीं हुआ है। ये पिछले 4 सालों में हुआ है। आप देख रहे हैं 9 दिन से, वो कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए की जा रही हैं, वरना एक दिन में सारा कुछ तय हो सकता है। जैसे इमरान खान साहब एक रात में सारी कानून साजी करके स्टेट बैंक की भी IMF को दे देते थे, वो 1 घंटे में करा लेते थे सारा कुछ। ठीक। तो जिस तरह मोनस इलाही की फैमिली का नाम ECL में डाला जा रहा है, तो रजा बाकिर का नाम भी ECL में डाल लेते और उसे पकड़ के यहीं पे बिठाए रखते। बहाना तो आपके पास कोई नहीं होता, बस नाम लेके राय नहीं, वो तो उसको तो पहले पता लग गया था, वो तो जल्दी से ही निकल गया। वो जहां से आया था वो लोग उसे ले गए, पैदल ही निकल गया। इमरान खान से कहा है रजा बाकर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे सन ऑफ द सॉइल है, जरा जाहिर करें ना सन ऑफ द सॉइल आज कहां है। जुनैरा, रजा बाकर को आप जाएं ना, आपके इतने चैंपियन जो बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब, जो कि वहाँ से चले थे तो डॉलर कंट्रोल में आ गया था, मार्केट कंट्रोल में आ गई थी, एंड ही नोज़ हाउ टू नेगोशिएट विद IMF, फिच और मूडीज़ के साथ किस मूड में बात करनी है, किस टोन एंड टेनर में बात करनी है। उनको कहें ना कि ज़रा लेके आए रजा बाकिर को वापस। और कह रहे थे कि आई एम नॉट गोइंग टू बेग IMF, देन व्हाई इज़ ही बेगिंग IMF? और IMF जो कुछ इनसे मनवा रहा है अभी उसको नो करें और अपना वो मैजिक वॉन्ड निकालें जो नवाज शरीफ को बता के आए थे कि मेरे पास है, हमें IMF की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तान यहाँ तक IMF में 30 ईयर्स में पहुँचा है, हम 30 ईयर्स से IMF के प्रोग्राम में हैं। सो बड़ा आसान होता है उछल उछल के बातें कर लेना और अपना नैरेटिव पेडल करना, ज़रा रियलिटी भी देख लिया करें। और इस वक्त यू आर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतें इलेक्शन में इल्तवा के लिए रुजू करेंगी। दूसरी तरफ सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे। अब सवाल यह है कि क्या दोनों के इस मुख्तलिफ मौक़िफ़ का नतीजा कुछ निकलेगा? मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, हुकूमत ने लगता है तय कर लिया है कि नहीं कराने हैं इंतखाबात, अब क्या अदालतें या इलेक्शन कमीशन मान लेगा? होगा तो वही जो अदालत कहेगी, किसी के चाहने या ना चाहने से क्या होता है। कल केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है जस्टिस जवाद साहब पे के पास, अभी तो उसमें वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें फ्री की नहीं हैं और ये अभी सब खबरें। अभी तो अदालत ने उन्हें नोटिस भी जारी नहीं किया और मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले उन्होंने कोई पिटीशन दायर भी नहीं की है। सिर्फ गवर्नर पंजाब ने अपना जवाब देना है और जैसे जवाद ने कहा है कि उनका जवाब कोई अहमियत का हामिल नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख दे। और पिछली डेट पर इलेक्शन कमीशन और PTI का एक ही मौक़िफ़ था। इलेक्शन कमीशन कह रहा था हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, PTI इलेक्शन मांग रही थी, दोनों सेम पेज पे थे। सिर्फ एक मौका गवर्नर को दिया गया था। कल मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट हियरिंग है, वहाँ फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन होने हैं तो किस डेट को होने हैं। तमाम स्टेक होल्डर से इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत कर ली है, KP में भी कर ली है, पंजाब में भी कर ली है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ देना है। ये ज़रूर है कि ये राय ज़रूर है कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। 2 असेंबलियों के लिए 3 असेंबलियाँ कुर्बान करनी है या 3 असेंबलियों के लिए 2 असेंबलियों को डिले करना है, ये तो अब देखने की बात है कि सिंध नहीं तोड़ता अगर अपनी असेंबली, बलूचिस्तान नहीं तोड़ता अपनी असेंबली, और अगर कौमी असेंबली भी नहीं टूटती है आपसे और वहाँ प्रेसिडेंट एतमाद का वोट का कह सकते हैं, कह लें, और अगर उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया तो फिर कैसे तोड़ेंगे? फिर तो नहीं टूटेगी ना कौमी असेंबली। अगर शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट ले लेते हैं, फिर कोई आईनी रास्ता नहीं है कौमी असेंबली तोड़ने का। तो फिर अगर पंजाब और KP में इंतखाबात होनी है, क्या 4 महीने पहले होने हैं या 4 महीने बाद होने हैं, ये सवाल मेरा ख्याल है अदलिया पे ही रहने दिया जाए, हमें उस पर क्या असराई नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, सदर ने खत लिखा है कि इलेक्शन कराएं, हुकूमत दरखास्त देने की तैयारी में है कि इलेक्शन ना कराएं। इस इख्तलाफ का नतीजा क्या होगा? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि वो ऐलान करें, क्योंकि जिस तरह जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो तमाम लोगों ने कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक है। डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी और वोटिंग नहीं कराई। 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक 14 दिन में वोटिंग होगी, इसके अलावा आइन में कुछ गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह 90 दिन में सूबाई असम्बली या कोई भी असम्बली जब तोड़ी जाती है तो 90 दिन के इलेक्शन कराना है, उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को डेट दे देनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात के लिए डेट दे रहा है, इस तरह उसको चाहिए कि सूबाई असम्बलियों के लिए भी डेट दे। और जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा, ये प्रेरोगेटिव है। अगर सिंध असम्बली नहीं टूट रही, बलोचिस्तान असम्बली नहीं टूट रही, अगर सदर कहते हैं एतमाद के वोट के लिए, मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त वजारतें बांटी जा रही हैं, जो वज़रा की टीम इंक्रीज़ हो रही है, शायद ये भी एक शाखसाना है कि कल को अगर वो कह देते सदर मुमलिकत के आप एतमाद का वोट लेते, इनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होनी चाहिए, तमाम लोग खुश होंगे तो मामला खुश असम्बली से तय पा जाएगा। लेकिन 2 असेंबलियों के अंदर तो इस वक्त इलेक्शन लाजमी है, इसमें तो दाएं बाएं होने की गुंजाइश नहीं है। गवर्नर पंजाब जो है, उन्होंने बिल्कुल मतलब एक गैर आईनी पहले भी काम किया कि आपने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और उसके बाद आप इलेक्शन का भी ऐलान कर देते। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है वो कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, आईनी इकदाम उन्होंने किए हैं और अंदिया दिया कि वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सूबाई असम्बलीज के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तभी होंगे। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट का ऑर्डर या सदर मुमलिकत को क्यों खत लिखना पड़ रहा है? इलेक्शन कमीशन जहाँ पे अरबों रुपए का बजट होता है, वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें खुश असलूबी से क्यों नहीं निभा रहे? ठीक है जुनैरा, मामला हल होता दिखाई दे रहा है या फिर मुल्क एक और आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? देखिए शाइस्ता, ये बातें वहाँ होती हैं जहाँ कोई रूल्स ऑफ द गेम एग्जिस्ट करती हों, कुछ ना कुछ एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस लोग महसूस करते हों। जब इमरान खान जोर दे रहे थे कि उन्होंने असेंबलीज डिज़ोल्व करनी है, आई सॉ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कमिंग, बिकॉज वो किसी ऐसे लोगों के मुकाबले में तो खड़े हुए नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव करते हों। सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे लगाने से तो सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं ना आ जाती, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ गिव अप भी करना पड़ता है एट टाइम्स। तो जब वो असेंबलीज डिज़ोल्व कर रहे थे, उस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न बहुत सारे लोगों का ये था कि व्हाट इफ़ कि ये लोग इलेक्शंस नहीं कराते हैं, एंड एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग। नेशनल असेंबली में भी जब उन्होंने वापस जाने की बात की तो इन्होंने फ़ौरन उसको भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया। सो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें करने वाले, रियासत बचाओ की बातें करने वाले, उनका किरदार तो ये है कि जो आईनी रास्ता वो इख्तियार करते हैं जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए, ये लोग उसको ब्लॉक करते हैं। सो मैं तो सिर्फ हैरान ही हो सकती हूँ कि मतलब अभी कल परसों सेनेट में और असम्बली में किसी की वफ़ात पे बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें की गई कि वो कानून शिकन थे, वो आइन शिकन थे, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता, और उनके बारे में जैसे जैसे हमने जुडिशरी की तरफ से फ़ैसले सुने थे कि अगर उनकी वफात भी हो जाए तो उनको चौक में लटकाया जाए, वही लोग खुद क्या कर रहे हैं? मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूं, क्योंकि यहाँ तो रूल्स ऑफ द गेम ही कोई नहीं है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इस किस्म की सारी वायलेशंस हो रही हैं, सदर ने भी ख़त लिख दिया है, उसके बावजूद कोई लिप सर्विस भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक, मुबश्शिर बुखारी साहब, जिस तरह से हुकूमत बज़िद है इंतखाबात ना कराने के लिए, तो क्या कहीं लगता है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करके कोई गलती कर दी? नहीं, मेरा ख्याल है ये सारा कुछ सियासी चालें हैं, पॉलिटिकल मैनूवर्स हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे और तकरीरों में कह रहे थे खान साहब असम्बली तोड़ दीजिए, और कोई उस पर डेफ ईयर पे वो गिरती थी। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस आई, खान साहब ने उसके बाद असम्बली तोड़ने की एक कोशिश की। नेशनल जो डिमांड बिलावल कर रहे थे वो खान साहब ने प्रैक्टिकली किया। ये चूँकि सियासी चालें हैं, अपने अपना आप इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। इस्तीफ़े देने के बाद इन्होंने पिटिशन की कि जनाब कहा जाए कि इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करें एन ब्लॉक, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ की थी, आपको याद होगा। और अब वो गए हैं जनाब कहा जाए कि ये इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ, जिस पे आज सस्पेंड किया है। तो उधर से खान साहब ने एक इंतहाई अच्छा जो पॉलिटिकल मूव किया वो ये किया कि पंजाब और KP असम्बलीज तोड़ दी। उसका नतीजा बिल्कुल वही कि 90 दिन में इंतखाबात ज़रूरी हैं, और अगर ऐसी सूरत में
इंतखाबात हों जब खान साहब का नैरेटिव अगर पॉपुलर है, ये तो यार बैलेट बताता है बेहतर, सोशल मीडिया पे तो मैं उस तरह से यकीन नहीं रखता। तो खान साहब अगर ये इलेक्शन होते हैं और खान साहब जीत जाते हैं दोनों असम्बलीज़ और यहाँ पे हुकूमतें बना लेते हैं, PDM अफोर्ड ही नहीं करती कि बाकी इलेक्शंस जो हैं वो इन हुकूमतों के, चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो ये खान साहब की मूव थी। अब उसको काउंटर करने का तरीका PMLN के पास और PDM के पास, पीपल्स पार्टी के पास यही है कि डिले। अब जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है आज, मतलब जो सस्पेंड किया है, मुझे नहीं लगता कि ये मामला 1-2 दिन या 1 आध हफ्ते में तय होगा। ये कोर्ट अगर कल ऑर्डर कर भी दे तो फिर अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो डिले होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और फिर अगर ये PDM की कोशिश है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म और बाकी कुछ इस तरह की चीज़ों को लेके इसको मैक्सिमम डिले किया जाए, क्योंकि अगर 120 दिन रह जाए तो ज़िम्नी इलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी मामला इतनी आसानी से हल होता दिखाई नहीं दे रहा। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पान।